पार्लियामेंट का यूज भी आज सरेआम इस तरह से हो रहा है जैसे इलेक्शनों को जीतने के लिए पार्लियामेंट का दुरुपयोग हो रहा। पार्लियामेंट देश के पार्लियामेंट है, सरकार की जवाबदेही के लिए पार्लियामेंट है, देश के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट है। किसी को इलेक्शन जीतने हारने का बैटलफील्ड पार्लियामेंट को नहीं बना सकते। ये दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग है। और जैसे और मुद्दे जो अपोजिशन या पार्लियामेंटेरियन उठाना चाहते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय, उनको समय देने के बजाय स्पीकर और सभापति एक तरह से बहुत बार बाइस्डली भेदभावपूर्ण रवैया करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि संविधान का उल्लंघन है और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की अवहेलना है। मैं कहूँगा ये अपराध है, लोकतंत्र के प्रति इसी का नाम अपराध है। और प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी तो लगातार सारा साल अपने जुगाड़, इलेक्शन के जुगाड़ में रहता है। पार्लियामेंट का भी एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है और वो जो भाषण देते हैं और उसको भाषण का मकसद सारा कुछ और नहीं होता। अपोजिशन को ब्लेम गेम उनका हथियार है और उस पर देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं और असली मुद्दों पे वो आदमी बात नहीं करता। और ये एक तरह से लोकतंत्र और देश की जनता के प्रति अपराध है। और देश के लोगों के अंदर एक शिक्षा के जरिए, आस्थाओं के जरिए, कथा कहानियों के जरिए या आरएसएस के जरिए या बीजेपी के नैरेटिव के जरिए देश के अंदर एक चीज़ ऐसी डालने की कोशिश होती है जैसे बीजेपी, आरएसएस या नरेंद्र मोदी ही देश को बचाएगा, बाकी इस देश को खा जाएंगे। ये इस तरह का खतरनाक सिचुएशन देश में, इस तरह की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ तानाशाहों की और तानाशाही की होती है। लोकतंत्र में इस तरह की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में सबकी आवाज़ सुननी होती है और हर बात पे सर्वसम्मति बनाने की कोशिश ही लोकतंत्र का नाम है। लोकतंत्र बहुमत का नाम नहीं। बहुमत का नाम लड़ाई झगड़ा शासन मानसिकता में होता है। बहुमत तो जब आता है लास्ट में, जब हम पूरे घर के सदस्यों से किसी बात पे चर्चा करते हैं और सबकी राय नहीं मिलती, जब हम बहुमत का यूज कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग नहीं किया जा सकता बहुमत का। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नेहरू की सच्चाई अब सबके सामने आने लगी है, सच्चाई जानना बेहद आवश्यक है। अरे सच्चाई तो बीजेपी की आरएसएस की सामने आने लगी है। वो नंगे हो गए इस तरह से कि जो वंदे मातरम को खुद गाने से फड़कते थे आरएसएस के लोग, वो आज इसको वंदे मातरम को अपनी बपौती समझ रहे हैं, देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर इस देश के साथ अगर कोई मानसिक तौर पे गद्दारी कर रहा है तो वो आरएसएस और बीजेपी है, जो सच्चाई से भागना चाहते हैं और झूठी कथा कहानियों को और झूठी बातों को देश में गुमराह करना चाहते हैं देश को। उनकी हिम्मत नहीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आमना सामना करने के लिए, फ्री एंड फेयर डिबेट करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि झूठ पे आधारित कथा कहानियाँ या बातें या इतिहास को गुमराह करने वाला या जानबूझ के झूठे नैरेटिव चलाना। अब देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन बनाया आरएसएस ने। कनॉट प्लेस में आप देखेंगे, लुटियन जोन में, इधर चाणक्यपुरी में कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। वो पैसा कहाँ से आया? विवेकानंद तो ढोंग का विरोधी था और इस मानसिकता का विरोधी था जो आरएसएस जिस पे चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात करें। विवेकानंद तो उसका घोर विरोधी था, दुश्मन था एक तरह से। मैं कहूँ उसको प्रचार किया उसने तो पूरे विश्व में भाईचारे के लिए। उस विवेकानंद को भी लांडा और बौना कर दिया इन लोगों ने विवेकानंद फाउंडेशन बना के। जिस आदमी को ये छोटा नहीं कर सकते उसको अपने अंदर शामिल करके और उसको अपने तरीके से उसका चरित्र व्यक्तित्व की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारे महापुरुषों को छोटा बौना कर दिया है, सिर्फ अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। जिसको ये बौना नहीं कर सकते उसको अपना बना लेते हैं, अपना। और अपना बना के लोगों को लगता है ये तो अपना बना रहे हैं, तो अपने के बारे में जो मर्जी झूठी कहानियाँ गढ़ो। विवेकानंद का आरएसएस का कोई मेल नहीं है। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का, डॉक्टर अम्बेडकर का आरएसएस से कोई मेल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर को भी कुछ लोगों ने पता नहीं किसका अवतार बताना शुरू कर दिया। आप नहीं चाहते कि लोगों को पता हो कि नेहरू का इतिहास क्या रहा है? नेहरू वो उजागर करते हैं शीतकालीन सत्र अरे में। नेहरू का इतिहास इनसे तो बहुत शानदार रहा है, हमने देखा नहीं। नेहरू शायद गुजर गए थे जब हम पैदा हुए, तो नेहरू का इतिहास छुपाने की क्या जरूरत है? नेहरू का क्या ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास क्या बताते हैं? कोई लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ कोई रिलेशन दिखा के उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे? ये अपने रिलेशन दिखा सकते हैं क्या? अपनी स्टोरियाँ बता सकते हैं क्या? आपके रिलेशन कहाँ हैं? आपके किस किस के साथ हैं? है आमना सामना करने की इनकी हिम्मत? उसके वक़्त में तो इस देश में कितने काम हुए, यहाँ सुई नहीं बनती थी इस देश में, कितनी चीज़ें उन्होंने बनाई। जो कोशिश, एक अच्छी कोशिश हो सकती थी वो कोशिश की।
नेहरू ने तो लाख अच्छी कोशिश की इस देश में। कह रहे राजनीतिक रोटियां सेकी उन्होंने। पीएम मोदी ने खुद इस बात को सत्र में कहा कि मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते थे। ना मुसलमानों को नाराज करना, ना हिंदू को, इस देश के 145 करोड़ का जो परिवार है किसी को नाराज नहीं करना। ये किसी ने कह दिया नाराज करना है? जो नाराज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं वो तो बदमाश है, देश के दुश्मन है। कोई भी, चाहे वो कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, जो देश को बांट के जातियों में, रिलीजन में, भाषा में जो बांट के इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो गद्दार हैं सारे के सारे, ए टू जेड। ये गद्दार की श्रेणी में आते हैं। और जो देश को बांटने की बात करता, आज देश का बोलने का राइट टू एक्सप्रेशन, निर्भीकता से बोलने का इंडेक्स कितना है? 180 देश हैं। देशों का जब सर्वे हुआ तो हमारे देश का नंबर है 161वां नंबर, यानी बोलने की आज़ादी में हम 161वें नंबर पे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहा देश? किससे डरता है देश? किसने डराया देश? किसका आतंक है देश के अंदर? इसलिए जिनके आतंक से देश बोलने से डरता है वो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। समझो, इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। देश गूंगा क्यों हो गया? इस पे बोलना चाहिए जजों को भी कि देश का इंडेक्स, ट्रस्ट, जुडिशरी पे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और जल्दी डिस्पोजल, न्याय देना लोगों में, इसमें हमारे देश का 65 नंबर है देश का। तो न्याय व्यवस्था को भी, चीफ जस्टिस को भी इस पे बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इस पे बोलना चाहिए। देश 161वें नंबर पे बोलने से डरता क्यों? किसने डराया? कौन है आतंकवादी जो इस देश को डरा रहा है, डरा रहे हैं? बोलेगा कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मेरी मौजूदगी और इसी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंका गया था। भाई जूता तो एक स्टेटमेंट उन पर जूता फेंकवा देती है। इसलिए एक स्टेटमेंट उन पे जूता फेंकवा देती है, तो ये तो चीफ जस्टिस को भी ओपनली बोलना चाहिए था। अपनी स्टेटमेंट अगर उन्होंने समझदारी से दी है तो उसको डिफेंड करके खुल के बोलना चाहिए था। हाँ, मैंने कहा है कि अगर देवी देवताओं की गर्दन टूट गई तो उन्हीं को बताओ, उन्हीं से वो करो। जो देवी देवता आदमियों का, इंसानों की भविष्य बदल सकते हैं, वो अपनी टूटी हुई मूर्ति का सिर नहीं लगा सकते क्या? मैं कह रहा हूँ इस बात को। तो जस्टिस गवई ने हाथ कर देंगे सर आप ऐसे? किसकी भावना? तमाम लोग देख रहे होंगे, अरे भावनाओं के हमने ठेका ले रखा क्या? वही ठेकेदार हैं क्या मूर्तियों के, देवी देवताओं के? हमारा कुछ नहीं है क्या सिस्टम? कौन है ठेकेदार इस तरह की बातों का? ये गुलाम मानसिकता, बीमार मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ बस जो देवी देवता हमारा भाग्य बदल सकते हैं, वो अपनी मूर्ति को, खुद के अपने टूटे हुए हाथ को ठीक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इन ढकोसलों से दूर रहो। साइंटिफिक टेम्पर हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान कहता है देश के लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसलिए सारी कथा, कहानी, झूठे ग्रंथ, कहानी मैं इसमें सब में लेता हूँ। ये खाली हिंदुओं तक नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, जिसके ग्रंथ, कथा, कहानी लोगों का जवाब नहीं देते, जिनके ठेकेदार लोगों का जवाब नहीं देते, मुकदमे चलें तो उन पे चलने चाहिए, प्रश्न पूछने वालों को नहीं। इस देश के 145 करोड़ लोगों को हर ढकोसलेबाज, हर तथाकथित संत, महात्मा, मौलवी, फादर, कोई भी ग्रंथी, सबसे प्रश्न पूछने का अधिकार है। देश के अंदर धर्म के आधार पे ये देश नहीं चलेगा, रिलीजन के आधार पे। धर्म है तो मानवता है। मानवता के लिए कितना ये काम कर रहे हैं, इनको हिसाब किताब मांगो इनसे, सारे ठेकेदारों से, सारे रिलीजन के जगह थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से और गिरजाघरों से ये मांगो हिसाब, और उनके चलाने वालों से हिसाब मांगो कि पूरे देश को और दुनिया को जोड़ने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। अगर देश को जोड़ने का काम नहीं करे तो आप देश के दुश्मन हैं। देश को अगर आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते तो आप धार्मिक नहीं है। धार्मिक वही है जो पूरी मानव जातों को जोड़ने की बात करता है। 145 करोड़ की बात नहीं, अब पूरे 800 करोड़ की। क्यों रसिया के राष्ट्रपति को क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों? क्योंकि पता है ना, जब पाकिस्तान ने जहाज गिरा दिए, बेइज्जती हो गई, और इधर से उधर से हथियार खरीदने हैं रसिया से, तो इसका मतलब 145 करोड़ में काम नहीं चलेगा, पूरे 800 करोड़ का काम चलेगा। 800 करोड़ लोग शांति से कैसे जी पाएँ? कोई देश के प्रधानमंत्री या सरकार ठेकेदारी नहीं ले सकती देश के लोगों को मरवाने का। देश के लोगों की सुरक्षा हर हिसाब से होनी चाहिए, चाहे वो मैत्री करके हो। युद्ध से लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकती, मैत्री से ही सुरक्षा हो सकती है। लगातार युद्ध करने से कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार महान नहीं हो सकती। सरकार और नेता वही महान है जो पूरी मानव जाति को जोड़ने की ताकत रखते हैं। वो दिमाग में उनके वो ताकत है, वो इस तरह की राजनीति करते हैं। अब राजनीति, सत्ता में बने रहने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति नहीं, वो षड्यंत्र है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है, ड्यूटी है, बिना अपराधी किस्म के लोगों को इलेक्शन में खड़ा करे, जनता के सामने प्रस्तुत करे, अच्छे कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएं, और पार्लियामेंटेरियन जो दबे हुए हैं, जो बोल नहीं सकते, आज ऐसा गंदा कानून है कि हर आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, चाहे वो कोई नॉनसेंस बात भी करे, तब भी उसकी पार्टी के लोग तालियां पीटेंगे। इसी तरह पोजीशन का लीडर भी अगर बेवकूफ़ी भरी बात करता है तो वो तालियां पीटेंगे। क्यों तालियां पीट रहे हैं? वो देश के हित में नहीं पीट रहे हैं, वो अपनी
टिकट पक्की करने के लिए, अपना मंत्रालय पक्का करने के लिए तालियां बजाते हैं। मोदी जी ने अपना छोटा भाई बोला था जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री, वो हिंदुओं को जोड़ तो रहे हैं। आप जोड़ने पता है आप लोग इतना बेधड़क होकर इधर बोलते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं और उधर हिंदू यात्रा निकल रही है, सरेआम निकल रही है। अरे हमने पहले भी कहा है, जिसका हम नाम लेते हैं उसको हमारे यहाँ कहते हैं बोतड़ू। बोतड़ू का मतलब है छोटा नादान बच्चा। काहे का शास्त्री, काहे का दूरदृष्टा। और मैंने देखा था कई दिन पहले, पर्ची निकाल देते हैं और कई दिन मैंने देखा था वो थोबड़े में थर्मामीटर लगाए बैठा था। उसको पता होना चाहिए, उसको पर्ची नहीं पता था, बुखार हो जाएगा। बेवकूफ़ बना रहा। मैं तो कहूँ उसको अब तक तो FIR हो जानी चाहिए थे, उसको अंदर होना चाहिए था, उसको तिहाड़ जेल में सुधार गृह में सिखाने चाहिए थे उसको कि मानवता क्या होती है। अरे ये लोगों को ढोंग सिखा रहे हैं और ये सरकार ढोंग को बढ़ावा दे रही है। 3 लाख लोग ढोंग कर रहे हैं सर। ढोंग नहीं कर रहे, 3 लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों को एक भय में, एक मसीहा आएगा आपको बचाएगा, इसी तरह से गॉड नाम की चीज़ है ना, वो बचाएगा सबको। कितना बचा दिया, अरे कितना बचा दिया। उस कोरोना से भी आपने भगवान भगवान गॉड गॉड या ईश्वर ईश्वर करके देख लिया, कितना बचाया। बचना खुद है समझदारी से। इंसान को दिमाग मिला है नेचर में, और दिमाग अप्लाई करो और हार्मोनी से जियो और बीमारियों से भी बचो। तो ये सारी, इसीलिए जो लोगों को कहते हैं वो क्या होगा, हनुमान चालीसा पढ़ लो या महामृत्युंजय जाप कर लो या फलाना कर लो, ढिकड़ा करो, कुछ हुआ क्या आजकल हासिल। हमारे वो सत्यपाल मलिक गवर्नर कहते थे कि इंदिरा गांधी ने भी महामृत्युंजय जाप करवाया था, बुलडोजर चला के स्वर्ण मंदिर के पास। अंदर डर था कि भाई मेरी हत्या होगी, क्योंकि जब आदमी कुकर्म करता है ना उसको डर लगता है, खुद ही डर लगता है। तो क्या हुआ जाप में, मैं कहूँगा वो हत्या सही नहीं है। हत्या का बदला हत्या नहीं हो सकता, आँख का बदला आँख नहीं हो सकता। मानवता में अक्षमा करना, मिल बैठ के बात करना, और पूरे परिवार है 145 करोड़ का। ये परिवार आजकल 5-4 आदमी का, अब 2-2 आदमी का परिवार नहीं है। परिवार पूरा असली में तो 700 करोड़ लोग जो धरती पर एक परिवार है। ये समझाने की, समझने की जरूरत है। वंदे मातरम को लेकर विवाद हो रहा है। मुसलमानों को कहा जा रहा है वंदे मातरम, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम। अरे कौन ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना उनकी हिम्मत है। जो ये बात कर रहा है पहले से उससे पूछो, है हिम्मत? है हिम्मत 22 करोड़ मुसलमानों को निकालने की? भगवा डाले पट्टा मुसलमान क्या टोपी देख के इन्होंने भगवे को बदनाम करने वाले लोग हैं ये, जो भगवा डाल के इस तरह की बकवास करे। ये राजनीति रोटियां सेक रहे, अपना जुगाड़ है। जितने लोग हैं ये अपने अपने काम निकाल रहे सरकार में, और सरकारी रोटियां खा रहे हैं काफ़ी लोग। तो ऐसे कौन, मेरी मर्जी है, कहूँगा कि नहीं कहूँगा, किसी के कहने से तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। बताइए हाँ, फिर के वंदे मातरम के क्या करना मेरे को, वंदे मातरम का मेरी मर्जी है, नहीं कहूँगा। यही तो मुसलमान कह रहे हैं। मुसलमान अगर सही कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मर्जी हिंदुओं की। नहीं, ये किसी ने कह दिया वंदे मातरम कहोगे तो तभी होगा। आपके घर में आपकी पत्नी कोई कंडीशन लगा दे, ये कहोगे तो आपकी पत्नी रहोगे, उस घर में तो लठ बजेगा, तलाक होने वाला है। मोदी जी तो कह रहे पहले जीना ने विरोध किया, मतलब अरे मोदी मानने वाले वही मोदी विरोध को कर रहे सारे के सारे मोदी को कहो कि इस देश की सभ्यता संस्कृति का ठेकेदार मत बन। अगर इस देश की संस्कृति सभ्यता का ठेकेदार है तो सबसे पहले हमारी उस बहन बेटी, वो जो विरह के दिन काट रही, क्या नाम है उनकी पत्नी का, यशोदा बहन को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले क्या। हम, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग, कोई लड़का शादी करके अकेला रहता है तो पूरे घर का दबाव होता है, इसको वहाँ ले जाओ जहाँ तुम रहते हो। क्या कर रहा है अकेला इतने बड़े घर में, क्यों नहीं लाता? अगर संस्कृति का ठेकेदार है ये, कोई संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। जो ये लोग कहते हैं पत्नी छोड़ दी मैंने, या मैंने शादी नहीं की, या मैंने भगवा धारण कर लिया, मैं देश की सेवा करूंगा, ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं ऐसे सब लोग। इनसे बचो, ऐसे लोगों से।